हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कवर किए थे सेल के चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर में अब हम जब कवर करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट दूंगा और उसकी यूनिक ट्रिक्स बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप लोग फंसते हैं उनसे कैसे निकलना है उसकी ट्रिक्स बताई जाएगी। आप लोगों को लेक्चर को ध्यान से देखना है और लेक्चर में बने रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपना मोस्ट अवेटेड लेक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद यूनिक क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज़ हैज़ डेड सेल्स? इनमें से कौन से टिश्यूज़ के पास डेड सेल्स हैं? पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड एपिथेलियल टिश्यू। बताओ क्या होगा आंसर? आंसर विल बी स्क्लेरेन्काइमा। क्यों? डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? हार्डनेस। तो कोई भी सब्सटेंस हार्ड जब होगा जब उसके सेल्स डेड होते हैं। ठीक है, पेरेन्काइमा में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होती है, कोलेन्काइमा में बहुत थोड़ी कम होती है और स्क्लेरेन्काइमा में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है और वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैव इंटरसेलुलर स्पेस। सही है, करेक्ट। कोलेन्काइमेटस टिश्यूज़ आर इरेगुलरली थिकनेड कॉर्नर्स। ये भी सही है। एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यू। ये गलत हो जाएगा भाई। परमानेंट कैसे हो जाएगा जब वो मेरिस्टेम बोल रहे हैं, एक तरफ तो हम उसको मेरिस्टेम बोल रहे हैं, दूसरी तरफ परमानेंट टिश्यू, ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इन इट्स अर्ली एज लैक वैक्यूल्स। ये भी सही है, तो आंसर विल बी सी। थर्ड क्वेश्चन, गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेज ड्यू टू। जो स्टेम की चौड़ाई होती है वो किस वजह से बढ़ती है? लेटरल मेरिस्टेम। बहुत इजी क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल? परफोरेटेड सेल वॉल किस किस में होती है? देखो, परफोरेटेड सेल वॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लोएम टिश्यू में हम देखते हैं। जो फ्लोएम का टिश्यू होता है, फ्लोएम का टिश्यू में क्या क्या होता है? ट्रैकेट्स, वेसल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये चार होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो जाइलम के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं उनको कट कर दो। ये दिया हुआ है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, ये ट्रैकेट्स, वेसल्स, ये दोनों कट हो जाएंगे पहले तो। ट्रैकेट्स, वेसल्स ये जाइलम के हैं। और फ्लोएम के कौन कौन से होंगे? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इन दोनों में से चेक करना है। अब देखो, परफोरेटेड सेल वॉल, जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो परफोरेटेड सेल वॉल होते हैं वो कौन से सेल्स में होते हैं? सीव ट्यूब्स। तो आंसर विल बी सीव ट्यूब्स। अब इसका कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ ध्यान से क्या बता रहा हूँ कि देखो, जैसे ये सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब है, इसके अराउंड इस तरीके से कुछ सेल्स होते हैं। इसको नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ, यहाँ स्पेस कम है, नेक्स्ट पेज पर देते हैं इसको। देखो, सपोज दिस इज़ अ सीव ट्यूब और इसके यहाँ पर कंपेनियन सेल्स होते हैं इस तरीके से। एनसीईआरटी में आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी खोल करके बैठा करो, है ना। और जो बता रहा हूँ उसको चेक करते जाओ और देखते जाओ कि कुछ छूट तो नहीं गया आपका, कुछ कॉन्सेप्ट आपका पढ़ने से रह तो नहीं गया। ये होते हैं सीव ट्यूब्स, सॉरी कंपेनियन सेल्स, ये होते हैं कंपेनियन सेल्स। और ये आपका सीव ट्यूब। अब क्या होता है, इन सीव ट्यूब्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं इस टाइप के। ये होल्स क्या करते हैं? ये जो होल्स होते हैं, इन होल्स के ज़रिए कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपस में बातचीत कर पाते हैं कि कौन सा प्रोसेस अब आगे चलाना है ना। तो ये परफोरेशंस होते हैं, इन छोटे छोटे होल्स को क्या बोलते हैं? परफोरेशंस।
होल्स कॉल्ड परफोरेशंस। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार इसके क्वेश्चन आते हैं, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, intestine absorb the digested food materials. What type of epithelial cells are responsible for that? Directly NCERT based question. It is asked directly from NCERT. आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको कहा था कि जितने भी एपिथेलियल टिश्यू हैं उनके आप सबको फंक्शन ध्यान रखने हैं, है ना। तो इसमें वहीं से क्वेश्चन आ गया कि इसका फंक्शन पूछ लिया कि इंटेस्टाइन के जो इंटेस्टाइन में फूड अब्जॉर्प्शन का काम कौन से सेल्स करवाते हैं। तो इट इज़ नथिंग बट कोलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड विच अमंग द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीज़न। अब देखो, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको अपना दिमाग चलाना होता है कि इसमें क्या हुआ है। इसमें 2 ऑप्शन आपको करेक्ट लगेंगे, फिर आपको अपना इन डेप्थ कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होता है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से इन डेप्थ पढ़ा होगा जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सही से मार्क कर पाओगे, वरना गलत मार्क कर जाओगे इसको। क्या कहता है देखो, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड। एक्सीडेंट हुआ किसी इंसान का, उसके 2 लॉन्ग बोन्स हैंड की डिसलोकेट हो गई, यानी कि अपनी जगह से हट गई। विच अमंग द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीज़न। इसमें से क्या वजह रही, इसमें से क्या ब्रेक हुआ होगा उसका। ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 4। अब देखो, अब हमें पता है कि 2 बोन्स को जॉइंट करने का काम किसका होता है, टेंडन का होता है, लिगामेंट का होता है। बताओ, लिगामेंट का होता है। तो इसीलिए जब एक्सीडेंट हुआ तो 2 बोन डिसलोकेट हुई अपनी जगह से, 2 बोन अपनी जगह से हटी, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, लिगामेंट ब्रेक। कुछ बच्चे इसको मार्क कर जाएंगे तो गलत हो जाएगा टेंडन, क्योंकि वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन। ठीक है, यहाँ पर 2 बोन्स की बात की गई है, 2 लॉन्ग बोन्स वर डिसलोकेटेड। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, while doing work and running you move your organs like hands, legs etc. which among the following is correct। अब देखो, हम अपने हाथ पैर हिला पाते हैं तो वो किस टाइप के मसल्स होते हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स, क्योंकि वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों ऑप्शन को हटा दो, ये रॉन्ग हो गए, स्मूथ मसल्स दिया हुआ है। अब नीचे वाले क्वेश्चन, अब इसमें कंफ्यूज होता है बच्चा। Skeletal muscles contract and pull the ligament to move the bones. Skeletal muscles contract and pull the tendon to move the bones। अब देखो, जब हम अपना जो है प्रैक्टिकल लाइफ में हो, अगर आप अपना कोई भी अगर हाथ भी लाते हो अपना इस तरीके से, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली क्या कर रहे हो, अपने मसल्स को और बोन्स को एक साथ हिला रहे हो, है ना। बोन्स, आपके बोन्स मसल से कनेक्टेड है, आपके बोन्स मसल से कनेक्टेड है, और वो जब आप अपना हाथ इस तरीके से हिलाते हो तो मसल्स और बोन्स दोनों एक साथ मूव करते हैं। तो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो मसल को बोन्स से कनेक्ट करता है, कौन सा है, टेंडन और लिगामेंट। इट इज़ नथिंग बट टेंडन। तो इसका आंसर होगा स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स। ठीक है, लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और डिमांड कर रहा है, उसको आपको ध्यान रखना है। Which muscles act involuntarily। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्ट्राइडेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। अब देखो कौन से मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। इनवॉलंटरी का मतलब ये हुआ ना, कौन से मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। स्ट्राइडेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स एक ही चीज़ है, तो ये तो हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2nd एंड 3rd। ये ऑप्शन को इसमें दिया हुआ है बी में, आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ इन प्लांट्स आर। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ कहाँ पाए जाते हैं, ये दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। लोकलाइज इन परमानेंट, परमानेंट तो नहीं होते क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम क्या होता है, सेल डिवाइड करना, और परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकते, तो पहले तो गलत हो गया। नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, ये भी गलत हो गया।
लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स, ये सही हो गया क्योंकि इनकी लोकेशन फिक्स होती है। आपको डिफरेंट डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ाए थे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैरियरी मेरिस्टेम, इन सब की लोकेशन फिक्स होती है। एपिकल मेरिस्टेम टिप पर पाया जाता है, किसके, स्टेम और रूट के। लेटरल मेरिस्टेम साइडवेज में। इंटरकैरियरी मेरिस्टेम ग्रासिस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रासिस टाइप के, जिसको ग्रेजिंग एनिमल्स ग्रेज कर जाते हैं उस टाइप के स्ट्रक्चर पर। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, ये सही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ये भी सही है। कंडक्शन ऑफ वाटर, दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन हो जाए, आपका आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसपीरेशन, क्योंकि कंडक्शन ऑफ वाटर किसका फंक्शन होता है, जाइलम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको ढूंढना है इसमें। ब्लड हैज़ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन्स और हार्मोन्स, ये सही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड। टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट, टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट, ये भी सही है। टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल, ये गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा करेक्ट, है ना। इसको मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ ऐसे, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। एक मिनट रुकना, राइट राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, इसको भी ऐसे करते हैं, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, और ये सही है। कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, भी सही है। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है तो उस ऑप्शन को आप फिलहाल उस वक्त के लिए छोड़ दीजिए और बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। कार्टिलेज इज़ नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज की आपको लोकेशन पढ़ाई थी, नोज़ में होता है, नोज़ में होता है, एक मिनट रुकना, नोज़ में होता है, ईयर में होता है, किडनी में नहीं होता, लैरिंग्स में होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किडनी। आगे बढ़ते हैं। फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज एडिपोज टिश्यू, वेरी सिंपल। फैट हमारी बॉडी में कौन से टिश्यू के सेल्स में स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू। आगे बढ़ते हैं। बोन मैट्रिक्स आर इज रिच इन, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, मसल्स में पाया जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन, वॉलंटरी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, एलिमेंट्री कैनाल में नहीं, लिम्स में पाई जाती हैं, ये आंसर हो जाएगा। इरीज आइरिस ऑफ आई, नो। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, नो, तो आंसर हो जाएगा लिम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्वस टिश्यू इज़ नॉट फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, टेंडन्स एंड नर्व्स। नर्वस टिश्यू आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया था, ये नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में भी होता है, ब्रेन में भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, नर्व्स में भी होता है, टेंडन में नहीं होता है। ये हो जाएगा करेक्ट, 17 का आंसर इज सी। नर्व सेल डजंट कंटेन, आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने, एक्सॉन होता है, नर्व एंडिंग होती है, टेंडन्स, दिस इज दी रॉन्ग आंसर। दिखाया था ना आपको स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको कहा भी था कि आपको उसको बहुत बार बना करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको इसमें अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। ये देखो, ये हमारा इस तरीके से एक्सॉन, ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इस तरीके से डेंड्राइट्स होते हैं। इस तरीके से होता है, लास्ट में नर्व एंडिंग होती है इस टाइप से।
इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। आपको अगर ये डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसको डिटेल में कवर किया है, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है क्या, एनिमल टिश्यूज़ इन वन शॉट बाय फरहान ट्यूटोरियल्स, आप इसको लेक्चर इसको डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे नर्व एंडिंग हो गए, ये हमारा एक्सोन हो गया, ये वाला पार्ट एक्सोन, ये वाला पार्ट डेंड्राइट्स, ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा सेल बॉडी। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, आप इसको डिटेल में कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, आंसर इज एरियोलर। एरियोलर टिश्यू हमारे बॉडी में अगर स्पेस रह जाती है तो उसको फिलअप करने का काम किसका होता है, एरियोलर टिश्यू का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फैटिग इज, इसमें ये एक ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चा फंसता है। अब ये लेक्चर ऐसी चीज़ को डेडिकेटेड है कि जहाँ आप फंस जाएँ वहाँ से कैसे बाहर निकला जाता है। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कि ऐसी कौन सी मसल है जो थ्रू आउट द लाइफ बिना थके, विदाउट फैटिग काम कर सकती है। हमारे जो वॉलंटरी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, वो तो थक जाते हैं जल्दी, है ना। आप थोड़ी देर रनिंग करो आप थक जाते हो, यानी जो हमारे वॉलंटरी मसल्स हैं वो फैटिग हो जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ। तो छोड़ो, थोड़े विद इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, within few hours within few minutes they get fatigue। बट अब देखो तो यहाँ पर हम स्केलेटल मसल को तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इतना हमने चैप्टर को पढ़ा हुआ है ना। वॉलंटरी भी यहाँ से गया। अब कन्फ्यूज़न आती है कार्डिक मसल और स्मूथ मसल में। देखो कार्डिक मसल जो हमारे हार्ट के मसल होते हैं वो भी थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली काम करते हैं। आपने देखा होगा कभी ऐसा नहीं होता कि आपका जो हार्ट है उसने काम करना बंद कर दिया हो, ये कह दिया हो कि भाई अब मैं थक गया हूँ, अब मैं काम नहीं करूँगा, है ना। अगर ऐसा कभी हो गया तो डैट मीन्स द लाइफ हैज़ कम टू एन एंड, इंसान मर चुका है। ऐसे ही स्मूथ मसल के साथ भी होता है कि हमारे जो इनवॉलंटरी मसल होते हैं, जैसे किडनी के मसल्स हो गए या लीवर के मसल हो गए, वो थ्रू आउट द लाइफ काम करते रहते हैं। तो अब ऐसा कौन सा ऑप्शन को हम मार्क करें कि अगर ये सिंगल करेक्ट मार्क है तो इसमें से कौन से हम ऑप्शन को मार्क करें। अब देखना, ध्यान से सोचना कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके किडनी फेल हो जाती है, किसके लीवर फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा रह पाते हैं, है ना, वो मरते नहीं हैं। अब अगर किसी इंसान का हार्ट के मसल्स फेल हो गए, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो लाइफ कम्स टू एन एंड, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तो कार्डिक मसल काम करते रहते हैं। ये ज़रूरी है कार्डिक मसल का काम करना जब तक इंसान ज़िंदा है। जबकि जो हमारे स्मूथ मसल के सेल हैं, एक बार को अगर वो काम ना भी करें तो जब भी इंसान ज़िंदा रह सकता है। तो ऐसे में हम किस ऑप्शन को मार्क करेंगे, कार्डियक मसल। आई होप आई एम क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड, क्या बताया मैंने कॉन्सेप्ट। अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो आप एक बार इसको वीडियो को बैक करके दोबारा देखना, क्या बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मस्ट से दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना होता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड सोचना पड़ता है आपको, उसमें ऐसा नहीं कि आपने आंसर मार्क किया और आप आगे बढ़ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज़ फाउंड इन द कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। और बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन से होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। आगे बढ़ते हैं। द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम इज़, आपको जब पढ़ाया था आपको स्ट्रक्चर बताया था इसके, सीव ट्यूब, कंपेनियंस, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो इसमें से सभी लिविंग होता है सिवाय किसके, फ्लोएम फाइबर के। फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एज इट इज़ याद रखना होगा। कंपेनियन सेल्स। आगे बढ़ते हैं। इन डेजर्ट प्लांट्स रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में क्या होता है? क्यूटिकल प्रेजेंट होता है ना। उनकी लीव्स पर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, जो वाटर लॉस होता है उसके अमाउंट को कम कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एज इट इज़ याद रखना है। अ लॉन्ग ट्री हैज़ सेवरल ब्रांचेज, द टिश्यू दैट हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर इन ब्रांचेज इज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कॉलन का मत नहीं होगा इसका, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हमने 24 क्वेश्चन तक कवर किए थे और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमें वो लेक्चर वहीं छोड़ना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? अ लॉन्ग ट्री हैज़ सेवरल ब्रांचेज, द टिश्यू दैट हेल्प्स इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर इन ब्रांचेज इज। साइडवेज कंडक्शन कौन करवाता है? अब देखो हमें पता है वाटर का कंडक्शन कौन करवाता है? जाइलम। जाइलम के 4 पार्ट्स, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। अब साइडवेज कंडक्शन करवाने का काम किसका होता है? जाइलम पेरेन्काइमा का। आपको एज इट इज़ ये याद रखना है क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। If the tip of sugarcane plant is removed from the field, even then it keeps on growing in length. It is due to the presence of apical meristem. समझ आया? आगे बढ़े। गलत कर चुके हो, ऐसे नहीं होता। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं और सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते क्या लिखा है। देखो क्या मैंने आपको जब इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जब वो ग्रास को ग्रेज कर जाते हैं तो फिर भी ग्रास जो होती है वो ग्रो कर जाती है, लेंथ में ग्रो करती है। ऐसा क्यों होता है? दिमाग लगाओ, सोचो कि जो ग्रासेस है, सपोज दिस इज़ अ ग्रास। अब इसको किसी एनिमल ने ग्रेज कर लिया, यहाँ से उसको खा लिया यहाँ तक। अब सपोज एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स यहीं थे, यहाँ पर नीचे नहीं थे। अब वो ग्रास ग्रो कैसे करेगी? कौन करवाएगा उसको? क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम के सेल तो ख़त्म हो गए। अब उसको ग्रो करवाएगा कैसे? अब वो ग्रो कैसे करेंगे लेंथ वाइज? तो फंक्शन किसका होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। अब ऐसे ही आप इसको देखो यहाँ पर कि जो शुगर केन का प्लांट होता है, अब उसको हमने ऊपर से कट कर दिया। अब एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स सिर्फ टिप पर होते हैं। ये शुगर केन का प्लांट है और सपोज ये एपिकल मेरिस्टेम के यहाँ तक सेल्स हैं और हमने उसको कट कर दिया यहाँ से कट कर दिया। अब इतना पार्ट बचा उसका। अभी ग्रो कैसे करेगा? कौन करवाएगा? क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स तो ख़त्म हो गए, हट गए, क्योंकि हमने वहाँ से कट कर दिया उसको। अब ये काम करवाने का किसका होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन और बहुत ही सोच विचार करके आंसर टिक करने वाला क्वेश्चन। और जो लोग इसको पढ़ करके एकदम मार्क कर देते हैं वो ज़्यादातर इसमें मिस्टेक करते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन को। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मोस्टली मिस्टेक क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा गलती होती है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। A nail is inserted in the trunk of a tree at a height of 1 meter from the ground level. After 3 years, the nail will. लगाओ दिमाग। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो क्या होता है। सपोज दिस इज़ अ ट्री। आपने इसमें क्या किया? एक नेल लिया। नेल मतलब क्या? आपने कील ली, एक छोटी सी कील ली, आपने उसको यहाँ पर हैमर्ड किया। अब जब आपने उसको यहाँ पर हैमर्ड किया, यहाँ पर लगा दिया उसको। अब आप आए, सपोज़ ये
1 मीटर था यहाँ तक, 1 मीटर। अब आपने 3 साल बाद इसको ऑब्ज़र्व किया, तो अब बताओ कि इसकी लेंथ ग्राउंड से कितनी होगी 3 साल बाद। सोच के बोलना, ये मत बोलना कि ये नेल ऊपर चला जाएगा। ये 1 मीटर था तो 3 साल बाद ये जो है ऊपर चला जाएगा, ये और ग्राउंड से जो है 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखो सुनो कैसे। अब ये मैंने आपको ट्री बताया, यहाँ पर ये नेल है। अब इसके जो यहाँ पर सेल्स होंगे, यहाँ पर जब ये ग्रो करेगा तो इसके सेल्स इस तरीके से ग्रो करेंगे, इस तरीके से। और जब इसकी लेंथ बढ़ती है इस तरीके से, इसके सेल ग्रोथ करेंगे। अब बताओ कि अब इसकी हाइट तो इतने से इतनी हो गई, लेकिन क्या नेल की पोजीशन चेंज हुई ग्राउंड से? चेंज हुई? नहीं हुई। तो ये पूछा है यहाँ पर, रिमेन एट द सेम पोजीशन, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स आर रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड, करेक्ट। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। थिक वॉल्ड, दिस इज रॉन्ग। लिग्निफाइड, रॉन्ग। नन ऑफ दिस रॉन्ग। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू कोलेनकाइमा, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कॉक सेल्स आर मेड impervious टू वाटर एंड गैसेस बाय द प्रेजेंस ऑफ एज इट इज, याद रखना है आपको, सुबेरिन इसका आंसर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं सुबेरिन और लिग्निन में, तो कॉक सेल्स को impervious कौन बनाता है? सुबेरिन। ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ survival of plants in terrestrial environment has been made possible by the presence of intercalary meristem, conducting tissue, apical meristem and parenchymatous tissue। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि कंडक्टिंग टिश्यू कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम ही नहीं होंगे तो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, है ना? तो इसलिए सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? कंडक्टिंग टिश्यू। आगे बढ़ते हैं। चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट को इसमें चूज़ करना है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ टिश्यू। सही है तो, कि जैसे जैसे टिश्यू को फंक्शन वेरी करेगा वैसे वैसे उसका मैट्रिक्स का फंक्शन वैसे वैसे उसका मैट्रिक्स वेरी करेगा। जैसे बोन का मैट्रिक्स अलग होता है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स अलग होता है, बोन उसका ब्लड का अलग होता है। इस तरीके से ये मैट्रिक्स आ जाते हैं क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में। इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है, कि किसके बोन के मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। कार्टिलेज में क्या होता है, बोन इसमें ब्लड में क्या होता है। इन सब के आपको मैट्रिक्स के कंपोनेंट याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फैट्स आर स्टोर्ड बिलो द स्किन एंड इन बिटवीन द इंटरनल, ये भी सही है। एपिथेलियल टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज़ में सेल के बीच में स्पेस नहीं होती। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सेल्स ऑफ स्ट्राइडेड मसल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट एंड अनब्रांच, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म इज, ये थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर क्वेश्चन हो गया है। ये आपको आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा दिया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, आपको अच्छे से समझाया जाएगा क्या होता है। देखो, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। अब दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें सभी इसके फ्लोएम के सभी टिश्यूज़ होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ये सभी होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब्स नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या इसके ऑप्शंस हैं। देखो, सबसे पहले तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ से सीव ट्यूब को हटा दो, क्योंकि सीव ट्यूब नहीं होता उसमें। अब देखो, ये तीन जो बचे हैं, वेसल्स, ट्रैकेट्स और ये जाइलम फाइबर, ये जो तीन बचे हैं, इसमें क्या, अब देखो इसमें क्या बता रहा हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूँ कि जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म
जिम्नोस्पर्म in gymnosperm vessels are absent। वेसल्स एब्सेंट होते हैं, तो वेसल्स भी हमारे ऑप्शन से हट गया। अब बचा ट्रैकेट्स और जाइलम फाइबर। ट्रैकेट्स और जाइलम फाइबर। अब जाइलम फाइबर जो होता है, आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था कि जाइलम फाइबर हैज़ डेड सेल्स। जाइलम फाइबर हैज़ डेड सेल्स, तो ये भी वाटर कंडक्शन में हेल्प नहीं करता। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा? ट्रैकेट्स। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन मेथड से आप इसको कवर कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको, चलो यहाँ पर बता दूँ आपको अच्छे से एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का कॉन्सेप्ट। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। यहाँ पर जाइलम के ऊपर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये सभी प्रेजेंट होता है। ये भी प्रेजेंट होता है, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी। जबकि जिम्नोस्पर्म में ट्रैकेट्स एब्सेंट होते हैं। ट्रैकेट्स एब्सेंट, वेसल्स प्रेजेंट, जाइलम पेरेन्काइमा प्रेजेंट, जाइलम फाइबर प्रेजेंट, ये सभी प्रेजेंट होता है। आगे बढ़े। मैच, यहाँ पर मैच करना है आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ। देखो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है आपका? ब्लड। तो सबसे पहले इसको ब्लड से कनेक्ट किया आपने। फिलिंग ऑफ स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड। एरियोलर टिश्यू, स्ट्राइडेड मसल, स्केलेटल मसल। ठीक है, आगे बढ़े। एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होगा? सबक्यूटेनियस लेयर। क्यों? क्योंकि एडिपोज टिश्यू क्या करता है? फैट को स्टोर करता है, जो कि एक लेयर बना लेता है। इसके बारे में क्वेश्चन भी आ गया, उसको डिस्कस करते हुए आपको डिटेल में बताऊंगा। सरफेस ऑफ जॉइंट्स, कार्टिलेज और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्किन। ऐसा हो जाएगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का शायद मैंने पिछले लेक्चर में जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था आपको एग्जांपल नहीं दिया था, तो आप इसका एग्जांपल नोट कर लेंगे यहाँ पर। एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्किन। नोट कर लेंगे इसको, नोट। आगे बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन्स एंड फिशेस ऑफ कोल्ड वाटर हैव थिकर लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, डिस्क्राइब बाय। अब देखो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर, तो मैंने इस मैकेनिज्म को इन डिटेल कवर किया था कि जो एनिमल्स कोल्डर रीजन्स में होते हैं उनके बॉडी में एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है, और फैट की लेयर क्या काम करती है? इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इंसुलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बॉडी का जो हीट है वो लूज़ ना हो। सपोज़ आप एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो लोग होते हैं जो कोल्डर रीजन से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर जिनका घर कोल्डर रीजन्स में होता है, जहाँ पर स्नोफॉल वगैरह होती है, स्नोफॉल जहाँ पर होती है, उनके घर किस चीज़ के बने होते हैं? आइस के बने होते हैं, बर्फ़ के बने होते हैं, जिसको हम इग्लू बोलते हैं। तो वो बर्फ़ के घर क्यों बनाते हैं? इग्लू को क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है कि जो लोग अंदर हैं, उस इग्लू के अंदर जितनी हीट है वो बाहर नहीं जाती है, और बाहर से ठंड अंदर नहीं आती है। वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन का मतलब कि अगर यहाँ पर हीट है, ये बाहर ना जाए, अंदर ही ट्रैप रहे, अंदर ही फंसी रहे।
ये होता है इंसुलेशन। इसी तरीके से जो फैट की लेयर होती है, सबक्यूटेनियस फैट की जो लेयर होती है, वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है इन एनिमल्स में जो कोल्डर रीजन्स में मिलते हैं। सो इसको बात को हम यहाँ पर लिख लेंगे, द लेयर ऑफ फैट प्रोवाइड्स insulation to animals living in colder areas provides insulation to animals living in colder areas। बस यह है इसका रीज़न, आपको पता होना चाहिए। एंड thus make their survival possible in such extreme conditions। और इस प्रोसेस को हम एडेप्टेशन बोलते हैं कि एनिमल ने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया। एंड दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? अडेप्टेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फिर मैच द कॉलम आ गया। देखो, मैच द कॉलम में आपको करने के लिए, अगर मैच करने के लिए आ जाए तो सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट किया करो जहाँ से आपको पता हो। जैसे आपको पेरेन्काइमा का बच्चों के अधिकतर याद रहता है कि पेरेन्काइमा के थिन वॉल्स होते हैं, थिन सेल होते हैं एंड पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। ये थिन वॉल से आप यहाँ से पता लगा सकते हो। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन फिक्सेशन होती है, ये भी बच्चों को पता होता है। एरेन्काइमा का बच्चों को याद रहता है कि वो बॉयंसी प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा, अब इसमें ये देखो परमानेंट टिश्यू क्या है इनमें से? स्क्लेरेन्काइमा। और कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या हो गया फिर? लोकलाइज थिकनिंग, कि उसकी जो सेल होती है, उसके जो सेल की वॉल होती है वो कहीं कहीं से थिकंड होती है, कहीं कहीं से मोटी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी बता रहा है इसमें। देखो, जंपिंग ऑफ फ्रॉग अपनी मर्जी से कभी भी जंप कर सकता है, ये क्या हो गया फिर? वॉलंटरी। इसको वी लिख दो। और पंपिंग ऑफ हार्ट किसी के कंट्रोल में नहीं होता तो इसको इनवॉलंटरी। राइटिंग विद हैंड वॉलंटरी। मूवमेंट ऑफ चॉकलेट इन योर इंटेस्टाइन इनवॉलंटरी। समझ गए होंगे इसको आप। आगे बढ़ते हैं। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज मेड अप ऑफ। ये आपको देखो, जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि आपको इन सब की जितने भी एपिथेलियम है उन सब की लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। बार बार क्वेश्चन आता है, डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान होने चाहिए, उसको आप लिख लो कहीं एक जगह। ठीक है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। ध्यान, इसको लिखना है आराम से, स्क्वैमस एपिथेलियम। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है? कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एपिथेलियल सेल्स विद सिलिया आर फाउंड इन डैश पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सिलिया का भी आपको एग्जांपल बताया था। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम का एग्जांपल क्या बताया था आपको? फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। आगे बढ़ते हैं। वाटर हाइसिन फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एक्सप्लेन। ये सभी को पता होता है इसका आंसर, कि हमने बताया था कि पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं
कुछ सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं वाटर प्लांट्स, जो इन केस ऑफ वाटर प्लांट्स, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। तो ऐसे सेल्स क्या काम करते हैं, बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। जो वाटर के प्लांट्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं कि वो वाटर के ऊपर, वाटर के सरफेस पर आकर के फ्लोट करें। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, लिख लेंगे इसके आंसर को। सम parenchymatous cells specialize themselves to provide buoyancy and float on water surface in case of aquatic plants, लिखेंगे इसको, aquatic plants in case of aquatic plants and thus called, and such parenchyma is called erenchyma. Such parenchyma is called erenchyma. आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये मत सोचना कि फिल इन द ब्लैंक्स है तो अब ये क्वेश्चन में उसमें एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। फिल इन द ब्लैंक ज़रूर है, लेकिन ये MCQs के फॉर्म में फ्रेम करे जा सकते हैं इनके क्वेश्चन। ठीक है, आपको सभी करना है NCERT एग्जाम के क्वेश्चन, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे टिक द करेक्ट हो, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देख रहे होंगे मैंने कुछ नहीं छोड़ा, NCERT एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। जो इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी मैं डिस्कस करता चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये MCQs में फ्रेम हो सकते हैं, तो इसलिए आपको भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आगे बढ़ते हैं। कॉक सेल्स पोजेस डैश ऑन देयर वॉल्स डेट मेक्स इट इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर, ये बताया था आपको। सुबेरिन डैश हैव ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स एंड आर लिविंग इन नेचर, इसको क्या होता है, फ्लोएम का ये कंपोनेंट होता है, कौन सा, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स। Bone possesses a hard matrix composed of calcium and phosphorus. डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन है तीनों, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को सही से लिखते हैं थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। डैश आर फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से होते हैं, सिंपल टिश्यू कौन कौन से होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम। डैश हैव गार्ड सेल्स, स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं। स्टोमेटा लीव्स में पाया जाता है और उसमें गार्ड सेल्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर जब मैं आपको आगे के चैप्टर्स पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में कवर करूंगा इसको। स्टोमेटा। सेल्स ऑफ कॉक कंटेन अ केमिकल कॉल्ड, कई बार पूछ लिया क्वेश्चन आज के लेक्चर में। सुबेरिन हस्क ऑफ कोकोनट इज़ मेड अप ऑफ, देखो कोकोनट का जो हस्क होता है वो हार्ड होता है। आपने कभी कोकोनट को ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा कि जो उसकी आउटरमोस्ट लेयर होती है वो हार्ड होती है ना, हार्ड होती है। तो वो किससे बनी होती है, हार्डनेस कौन सा टिश्यू प्रोवाइड कराता है, सिंपल टिश्यू कौन सा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, कौन सा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। डैश गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, कौन सा बताओ,
पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, कौन सा? इट इज़ कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। डैश एंड डैश आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू कौन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट डैश एंड डैश फ्रॉम द सॉइल। जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट कराता है? वाटर एंड मिनरल्स। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सारा आपको पढ़ाया जा चुका है। जितना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है ना, उससे ज़्यादा कवर किया है मैंने। आप लेक्चर को देखो, उसकी वैल्यू करो, ध्यान से देखो उसको, और जो बताया उसको नोट करते जाना। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट डैश फ्रॉम डैश टू अदर प्लांट। देखो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स से दूसरे पार्ट्स, जैसे लीव्स में खाना बनता है, फूड का सिंथेसिस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद जो फूड बना उसको ट्रांसपोर्ट कराता है फ्लोएम। कहाँ से कहाँ? लीव्स से दूसरे पार्ट्स, जैसे रूट्स, लेटरल ब्रांचेस ऑफ स्टेम, इस जगह। ठीक है, ठीक है। तो यहीं पर हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इस लेक्चर को ध्यान से देखना है, और जो जिन क्वेश्चंस के आपको ट्रिक समझाइए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। कई क्वेश्चन आपको दिखाए थे मैंने, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, उसमें आपको अपनी इन डेप्थ नॉलेज का यूज़ करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। उस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको गलतियों से बचना है। गलतियों से बचने का तरीका क्या है कि उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, 2-3 बार ध्यान से पढ़ो उसको। जब आप ऐसा करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है। जैसे मैंने आपको ये एक क्वेश्चन दिखाया था, दोहराओ, एक क्वेश्चन दिखाया था, कौन सा? ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाया था, ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको, जब आप इसको जल्दबाजी में इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको एपिकल मैरिज में आंसर लगा दोगे आप इसका। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अरे ये क्वेश्चन जानबूझकर एग्जामिनर डालता है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि पता है, उसको भी पता होता है कि बच्चे क्या गलती करेंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको सावधान रहना है, इस टाइप के क्वेश्चन से। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन से मैंने आपको इसमें कवर करा है। अब आपको इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना है, जो आपको ट्रिक्स बताई गई हैं उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है, और आप चाहें तो और बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ा सकते हैं। बाकी जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, दे आर इनफ फॉर योर प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन करा दिए बहुत है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप बस एक बार लेक्चर को देखिए, एनसीईआरटी को रीड कीजिए और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन को रीड कीजिए, आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट। ठीक है, आप बस इस लेक्चर को ध्यान से देखना। ठीक है, तो आज के लेक्चर नहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।